कमलनाथ जी वाली बात देखिए, आपने बिल्कुल पलट दिया मेरा सवाल। मैं दोबारा, मैं कोई नहीं पलटता हूं, मैं तो हकीकत बता रहा हूं। अरे कमलनाथ जी वाला मतलब वाकई आ रहे थे कमलनाथ जी या मैंने फिर दोबारा दोहराया, ये कमलनाथ जी से पूछो, मैं तो कमल को जानता हूं ना, मेरे को क्या मतलब है उससे, मैं अपनी पार्टी के जनरल। आपको अपने कमल से लेना देना है, उस कमल से कोई लेना देना नहीं है। मेरा कांग्रेस वाले निवेदन ये है, कई कांग्रेस के बड़े बड़े लोग आकर के भाजपा को ज्वाइन कर रहे हैं, तो भाजपा में अगर कोई आकर अपनी निष्ठा बताता तो हम ना नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो आया ही नहीं उसकी बात क्या कर सकते हैं। लेकिन ये बात सही है कि भाग्य की बात है, उनका नाम ही हमारी पार्टी के चुनाव चिन्ह से, जिस दिन भी आएंगे स्वागत कर देंगे, हमको क्या तकलीफ है। जी जी, तो मतलब आगे भविष्य में आ सकते हैं। मैंने क्या बोला, भविष्य कौन जानता, भगवान के अलावा। मुझे नहीं मालूम, शायद आप जानते हो तो मैं आपको बधाई दे देता हूं। जी, मेरा अगला सवाल है, देखिए सवाल ये, क्योंकि 29 के 29 कमल खिले लोकसभा चुनाव के अंदर, लेकिन दिल्ली में 26 साल से सूखा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। दिल्ली चुनाव को लेकर अब चुनाव की घोषणा होने ही वाली है, 26 साल से सूखा है विधानसभा के अंदर, बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई है। क्या लगता है आपको? आपके नजर में एक थोड़ी चीज अटक रही, मैं बताता हूं। आप ये देखिए, दिल्ली के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार बनाने के साथ से लेकर के दिल्ली की सातों सीट लगातार भाजपा के पास है। आपको ये दिखाई नहीं दे रही? बिल्कुल, ये है भाजपा और ये है प्रधानमंत्री का अपना काम लोकसभा जीत रहे, विधानसभा नहीं जीत पा रहे। राज्यों के चुनाव को लेकर के मैंने कहा है, जो झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाया गया था, उसके धीरे धीरे सारे के सारे पत्ते खुलते जा रहे हैं। नई बाल कितने ठहर अभी सामने आते, आप दुकान में बैठे हो, महीने भर बाद रिजल्ट बता देंगे क्या हो रहा है। सब भाजपा में आने वाले हैं और भाजपा की सरकार बनने वाली है। कुछ दिल्ली में आपको लगता है अरविंद केजरीवाल इस बार हार जाएंगे? हम क्यों नहीं हारेंगे? अगर उनके, बताइए, मेरे को ये आज तक समझ में नहीं आया। इस देश का दुर्भाग्य है, राज्य के मुख्यमंत्री मतलब राज्य का प्रथम नागरिक, और हम ओथ लेते हैं माननीय, और उनकी तो पार्टी और बड़ी वाली थी जिनने कहा था कि वो करप्शन के खिलाफ रहेगी, लेकिन इतने बड़े आरोप लगने के बाद किस भाव से वो जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री रहे, ये उनका सवाल नहीं था। माफ करना, ये दिल्ली के एक एक वोटर का अपमान उनने किया है कि हमने इसलिए नहीं दिया था वोट कि हमारे वोट में जाने वाला जेल काटे और बेशर्मी से इस्तीफा नहीं दे। इसका हिसाब दिल्ली की जनता चुकता करेगी, ये मैं गारंटी ले सकता। पर कहीं संविधान में तो लिखा नहीं हुआ कि आप जेल जाएंगे तो इस्तीफा देना चाहिए? तो संविधान में ये भी नहीं लिखा था कि वो शपथ लेकर के किसी बेशर्मी पे किसी सीमा तक चले जाएंगे। उनके पहले कई सारे नैतिकता के आधार पर कितने उदाहरण भरे पड़े हैं। आप बताइए, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी अभी हैं, केवल लाल डायरी में नाम लिखा था, वो भी पूरा नहीं लिखा था। एल के का अर्थ कुछ भी निकल सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसी बात पे से अपने सांसद पद से भी इस्तीफा दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा मुझे नहीं रहना जब तक मैं निर्दोष साबित नहीं हूं। ये उदाहरण उनको दिखना चाहिए था। हमारी पार्टी के एक नहीं 50 उदाहरण ऐसे भरे पड़े, लेकिन ना तो वो कांग्रेस के ना बीजेपी के, किसी उदाहरण के बजाय उनने कहा कि ये संविधान की गलियां ढूंढते हुए, ये वही लोग थे जिनने कहा था मैं बंगला नहीं लूंगा, बंगला लिया, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, गाड़ी ले ली, मैं अपने घर वालों को किसी को आगे नहीं करूंगा, मालूम पड़ा किसको आगे किया, मैं किसी हालत में करप्शन बर्दाश्त नहीं करूंगा, सबसे बड़ा आरोप क्या लगा है, आज जमानत पे कौन है, मैं जमानत नहीं लूंगा, जमानत लेके क्यों बाहर आ गए, मैं लंबी फेहरिस्त बता सकता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि उन पे बोलना भगवान बताए, उनकी आत्मा जाने और वो जाने, अपन अपने राज्य से मतलब अपने क्या लेने देना, जनता अपने आप हिसाब चुकता कर देगी। जी, प्रधानमंत्री ने जो शब्द बोला है कि वो चाहते तो अपना भी शीश महल बनाते, लेकिन उनने अपना खुद का मकान नहीं बनवाया। इस देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों के मकान बनाए। ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपना विजन और ये उनका तरीका। वो 3 करोड़ नए बनाने का संकल्प भी ले लिया। क्या गरीब गांव का, क्या गरीब शहर का, सारे लोगों के जीवन बदलने के लिए अगर काम कर रहे हैं तो दिल्ली अलग थोड़ी है। दिल्ली के लिए तो सबसे ज्यादा प्रेम है। आज दिल्ली के अंदर यमुना साफ नहीं हुई है, पाप किसके माथे? इन्होंने ही गए बार चुनाव में सब कहा था कि बस ये 5 साल कम पड़ गए, अगले 5 साल में दिल्ली की यमुना जी बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे वहां हिमालय से निकल रही यमुना जी। वो हिमालय तो छोड़ो, पता नहीं किस तरह की दुनिया में आज भी हैं, लेकिन सिवाय झूठ बोल के सगुफा चलाने का। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा उन पे बोलना
अब ज्यादा पर्याप्त है इतना कि किसी और राज्य के अब तो वो उस स्थिति में भी नहीं है। हिमाचल प्रदेश में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया है, जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया है, ये जो रेवड़ी कल्चर है, ये राज्य की अर्थव्यवस्था को चरमरा देता है। क्या कहना चाहते हैं? डेवलपमेंट को रोक देता है। एज अ सीएम, व्हाट इज योर थॉट? देखिए, दोनों बात है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आप रक्षाबंधन पे अपनी बहन को आपकी सुविधा के हिसाब से आपको लगता है कि मुझे 1 लाख रुपए रक्षाबंधन में देना, तो आप 1 लाख रुपए देते होगे। कोई गरीब आदमी को 10 रुपए देने की इच्छा होती है तो 10 रुपए देता है। कोई के पास कुछ नहीं तो गुड़ की कोई डली खिला करके उसके साथ अपने संबंध निभा लेता है। ये हमारे देश का कल्चर है कि हम अपने इन सारे व्यवहार में, आपस के संबंधों में हमारे उस भाव को निर्भर करें जिस प्रकार की आपकी वित्तीय क्षमता है। ऐसे में नारी सशक्तिकरण को लेकर के अगर हम अपनी बहनों को कुछ मदद करके उनके जीवन में खड़े होते हैं तो ये आप मान के चलिएगा, हमारे पुरुष आधारित समाज में अभी ये थोड़ी कमजोरी है। लेकिन बहनों के साइड से मैं बता सकता हूं, अगर पुरुष 100 रुपए कमा के घर में पहुंचता है तो 25-50 रुपए उड़ा देगा, लेकिन बहन 1 रुपया भी फालतू उड़ाना नहीं चाहती है, पूरे घर पे कुर्बान कर देती है। ये बहनों की आदत, हमारी संस्कार है, इसलिए उसका सम्मान करने की जरूरत। उसको मिलने वाला 1 रुपया भी, ये बोलना बहुत सरल है, कहीं और मैं माफ करना जिस मंच से बात कर रहे हैं वो गरीब बहनें जिनके घर में आज भी इस बात के लिए 100 रुपए का भी महत्व है, जब उनके हाथ में 1250 जाते हैं, वो मतलब आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। पूरे परिवार के लिए 1-1 रुपया बचा करके जो जिंदगी बदल रही है, आने वाला समय बताएगा ये राशि से उनके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आया। जी, ये विपक्ष का आरोप है कि 11 महीनों में 40,500 रुपए का कर्ज आपकी सरकार ले चुकी है। आपने ये देखा नहीं कि हमने खर्च कितना किया है? 11 महीने के अंदर जी हमारे द्वारा 3.25 लाख करोड़ का खर्च विकास के लिए किया गया। ये आंकड़ा भी याद रखना पड़ेगा। तो आप बताइए, आपका मकान बनाने के लिए आप बैंक से कोई लोन लेते हैं जी, तो बैंक से लोन लेने के लिए बैंक आपके मालूम पड़ा कि आप 50 लाख का मकान बना रहे हैं तो बैंक आपको किसी हालत में 30 लाख से ज्यादा मंजूर नहीं करेगा। 20 लाख तो आपको मिलाने पड़ेंगे। एक मिनट जी। और 20 लाख मिला के आपका जो असेट्स रहेगी, आज आपको 30 लाख की किस्त हो सकता है 5,000 रुपया महीना लग रही हो, लेकिन आज जो 5,000 दे रहे हो, ये कल 5,000, परसों 5,000, सब मिला के आज जो रुपये का अवमूल्यन धीरे धीरे होगा, आने वाले समय में ये 30 साल का लोन लोगे, 20 साल का लोन लोगे तो ये 5,000 ऐसा लगेगा जैसे 500 रुपए लिया आपने। तो हमारे राज्य को अगर आगे बढ़ाना है तो आगे बढ़ाने के लिए हमको अपनी वित्तीय व्यवस्था में हमको इनकम टैक्स की दृष्टि से भी कुछ कर्ज भी लेना पड़ेगा, लेकिन अपने वित्तीय संसाधनों के बलबूते पर जो गाइडलाइन है भारत सरकार की जी, उस गाइडलाइन के अंदर भी रहना पड़ेगा। इसके प्रमाण कैसे हैं? इसके प्रमाण है कि एक बार भी भारत सरकार, माफ करना, मोदी जी का शासन इतना सुशासन के लिए जाना जाता है, अगर उस सेंसेक्स को कोई भी पार करता है, चाहे किसी भी दल का सरकार, हमारी दल की सरकार हो, तब भी वो बर्दाश्त नहीं करते। किसी भी हालत में उसके अंदर रखना और उससे आगे बढ़कर एक भी कांग्रेस परेशान हो रही है एक भी कोई योजना को हमने फाइनेंशियल क्राइसिस के आधार पर बंद नहीं किया, सारी योजना चलाई। दूसरा, हमारे द्वारा किसी भी योजना के लिए कभी बैंक में ओवरड्राफ्ट की नौबत नहीं आई। हमारे पास हमेशा सरप्लस फंड है। इसका मतलब है हम सुशासन की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारे अपने भविष्य के लिए इससे आगे नहीं बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेंगे? कांग्रेस परेशाान है कि कर्ज वापस कैसे होगा? कांग्रेस परेशान है कि कर्ज वापस कैसे होगा? कांग्रेस ने हमेशा कर्ज डुबाने का धंधा करा, तो ये उनसे पूछो, वो उनके अपने जैसे तरीके थे। कांग्रेस ने कभी इस तरह से राज्य किए ही नहीं है। आपका अंदाज लगा, आपको एक आंकड़ा देता हूं। जी जी, कांग्रेस के जमाने में पूरे राज्य का जब 2 ही साल हुए थे, छत्तीसगढ़ अलग गए, कांग्रेस का कुल बजट 20,000 करोड़ का था। आज हमने 3.5 लाख करोड़ का बजट मेरी सरकार में हुआ। तो आप बताओ ये कितना अंतर आ गया। कहां 1956 से लगा करके 2003 तक 20,000 करोड़, और कहां हमारे 2003-4 से लगा करके 2023-24 तक जी जी 3.5 लाख करोड़। और इसका आंकड़ा दूसरे ढंग से बताता हूं, हमारे पास 2003-4 तक इस राज्य के अंदर
कुल 5 मेडिकल कॉलेज थे। लेकिन आज की स्थिति में जब हमारी सरकार बनी तो 13 प्राइवेट और 17 गवर्नमेंट के, आज 30 मेडिकल कॉलेज हमारे अपने राज्य में संचालित हो रहे हैं। हमारे बच्चों के भविष्य के लिए हमको ये संकल्प नहीं लेना पड़ेगा और अभी 2 साल के अंदर हम 25 मेडिकल कॉलेज फिर चालू करने वाले हैं। ये हमारी सरकार है, ये हमको अपने आगे बढ़ने का तरीका। जी, मेरा अगला सवाल है कि मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला है और वहां एएसआई सर्वे का आदेश हुआ है। मकसद ये पता लगाना था कि वहां पर मंदिर है या फिर मस्जिद। इस विवाद को आप क्या कहेंगे, जो ये भोजशाला का विवाद चल रहा है? देखिए, फिर मैं इसमें मेरी मर्यादा है, जो कोर्ट में विचाराधीन है, संवैधानिक प्रमुख होने के नाते से मैं इस पर कोई टिप्पणी करूंगा, ये मेरे मर्यादा के खिलाफ रहेगा। लेकिन इतनी जरूर बात बोल सकता हूं, ये हमारे देश की विशेषता है। जुडिशरी सिस्टम पे हमारे सब नागरिकों को पूरी स्वतंत्रता है। अगर उनको कोई बात अच्छी नहीं लगती है, वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिला कोर्ट कहीं भी जाकर के अपने मुकदमे को प्रारंभ कर सकते हैं और करना भी चाहिए। फिर जो न्यायालय मुकदमे का फैसला दे वो सबको मानना चाहिए। अब लोगों को इस बात का भी पेट में दर्द देता कि वो कोर्ट में ही क्यों गया। अरे भैया, कोर्ट में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? वो अपने हथियार लेके सड़क पे थोड़ी आएगा। तो कोर्ट पे तो भरोसा करो। अब जिनके यहाँ कोर्ट पे भरोसा नहीं, वो हमसे पूछ रहे हैं। लेकिन इतना बड़ा फैसला एक पूरे देश में किसी चिड़िया ने पर नहीं मारा और धूमधाम से भगवान राम का गर्भ में प्रवेश हो गया। यह है शासन की व्यवस्था और यह है हमारे माननीय मोदी जी के कुशल प्रशासक की पहचान। अब तो रामलला विराजमान हो गए हैं, लेकिन अब मथुरा की बात हो रही है, काशी की बात हो रही है, संबल की बात हो रही है, भोजशाला की तो हमने बात करी। तो क्या जगह जगह खुदाई होगी? फिर दोबारा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिनके विषय आप उठा रहे हो वो सब न्यायालय में है। अगर वो मेरे अपने पास होते तो मैं उसके बारे में टिप्पणी करता। अब न्यायालय को जो निर्णय देना है, मैं गर्व से कह सकता हूं कि न्यायालय ने जो निर्णय देगी, न्यायालय के निर्णय का पालन कराने का निर्णय और ताकत यशस्वी प्रधानमंत्री में है और उत्तर प्रदेश की सरकार में ये ताकत है। मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं। पर मोहन भागवत जी ने बोला कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग नहीं खोजना चाहिए। मोहन भागवत जी, संघ प्रमुख, ने बोला। देखिए, थोड़ा धर्म संकट मत करिए। अभी हाल अपने बीच में से आप एक तरह से ऐसे नाम का जिसका पूरा देश आदर करता है जी, हमको भी उस तरह से सोचना चाहिए। वो शुद्ध सांस्कृतिक संगठन है और उनके द्वारा कही गई बातों का मर्म भी समझना चाहिए। जैसे उनने बहुत अच्छे से इस बात को समझाने का प्रयास किया। आप बताइए, इस देश के अंदर हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूज्य सरसंघ चालक जी ने अगर ये बात कही है तो कितनी पवित्र और कितनी अच्छी बात कही है। तो हमको उसके बारे में गंभीरता से सोचना भी चाहिए। लेकिन अब उस बात को हम अगर इस पॉलिटिकल फ्रंट की तरह उपयोग में लाएंगे तो मुझे लगता है जरा गलत हो जाएगा। मैं इससे माफी चाहता हूं। आपको भी निवेदन करता हूं कि उनकी भावना का सम्मान करिए। जिनके ऊपर हमेशा से इस बात के बारे में प्रश्न उठते थे, उनने अगर कोई रास्ता बताया तो निश्चित रूप से वो मार्ग भी हमको मानना चाहिए। बीजेपी और संघ के रिश्तों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि बहुत सवाल उठते हैं कि रिमोट कंट्रोल से वो सरकार चलाते हैं, भगवाकरण कराते हैं। देखिए, ये वो सारी बातें हैं जी कि जब आप अपने जीवन में जिस बात को समझते नहीं उसके प्रश्न खड़े करते। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मूल काम क्या है, इस बात को आप समझोगे तो उत्तर मिल जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मूल काम इस देश में राष्ट्रभक्त नागरिक तैयार करना है। जी, तो क्या आप राष्ट्रभक्त नागरिक नहीं बनना चाहेंगे? और उनका अंतिम लक्ष्य क्या, ये भी बता देता हूं। उनका अंतिम लक्ष्य केवल भारत माता की जय। तो मुझे गर्व है कि ऐसे संस्कार मुझे में भी आते हैं, तो मुझे इस बात का गर्व होना चाहिए। हाँ, पॉलिटिकल पार्टी के नाते से मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं, तो मैं पार्टी की लाइन पॉलिटिकल दृष्टि से लेता हूं। दोनों में कोई घालमेल नहीं है और ये बात सब स्पष्ट है। जी, आपने श्री कृष्ण पाथीय न्यास का गठन किया है और आरोप यह है कि ये हिंदुत्ववादी है। देखिए, अब ये देश की पहचान भगवान राम, भगवान कृष्ण से है कि नहीं है, प्रश्न यहां से खड़ा होगा। और जब भगवान राम हमारे देश के आदिकाल से सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक के नाते से सबके बीच दिखाई देते हैं, तो मैं आज तक नहीं समझ पाया हूं कि भगवान राम और कृष्ण के जीवन के कई सुखद प्रसंग इस देश में फैले हुए हैं। और इस देश में मध्य प्रदेश आता है कि नहीं आता है? तो मध्य प्रदेश आता है। ऐसे में भगवान कृष्ण अगर कंस को मारने के बाद
शिक्षा की महत्ता स्थापित करते हुए पहले तो दुनिया का यही आश्चर्य है कि भगवान कृष्ण को कंस को मार रहे हैं लेकिन सत्ताधीश नहीं बने। ये उनका कितना उज्जवल पक्ष है। और दूसरा बड़ा पक्ष है कि वो 11 साल की उम्र में उन्होंने पराक्रम कर दिया, उसके बाद भी उनने शिक्षा को महत्ता दी और वो उज्जैन सांदीपनि आश्रम में आकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो क्या हमको तीर्थ के रूप में, आदर्श के रूप में सांदीपनि आश्रम का विकास नहीं करना चाहिए? एक निवेदन, तो एक तरह से भगवान कृष्ण ने सुदामा से जहां दोस्ती की तो गरीबी अमीरी की दोस्ती का सबसे श्रेष्ठ स्थान नारायणा बना। तो ऐसे जो जो स्थान पे वो आए गए इनको हम तीर्थ के रूप में या पाथई के रूप में बनाते हैं, तो ऐसे में दूसरे के पेट में क्यों तकलीफ होना चाहिए? हमारे अपने हमारे आराध्य है। हमने कहा कि भगवान कृष्ण के ये पक्ष समाज के बीच में आज भी नए सिरे से जाना चाहिए। तो उसमें अच्छी बातों को स्थापित करने में भगवान कृष्ण के मानने वाले लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, उनकी आस्था है और होना भी चाहिए। ऐसे में हमको उनका पाथई बनाने में तकलीफ क्या होना चाहिए? नहीं, मैं तकलीफ के कारण बता